जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास की तरह आज भी हम 100 क्वेश्चंस का फुल पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरह हम पिछले वीडियो में पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने का प्रयास किए हैं, उसी तरह हम आज भी फुल पोस्टमार्टम के साथ करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि 50 क्वेश्चंस का भी जो MCQ चलाया जा रहा है वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और विथ मैप के साथ जो है वह सीरीज जो चलाया जाता है। मैप के साथ आपको पूरी इजीली तरीके से समझाया जाता है, वो भी आप देखना ना भूलें। अब बात करते हैं, वीडियो जो है कई सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जो हाल ही में कराए गए हैं, तो ज़रूर देखें। और जो PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और वहाँ से जाकर ज्वाइन करके वीडियो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको कई सारे बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज की, अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। हम जल्द ही दरोगा की फुल रणनीति के साथ जो है खड़े उतरेंगे, और उसके लिए एक WhatsApp नंबर भी जारी किया जाएगा जो आपकी रणनीति अच्छी तैयारी के लिए रणनीति भी के लिए पूरी पुरजोर तरीके से जो है इसमें लगेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आसनी यानी कि आसनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? असनी चक्रवात का नामकरण हम बात करें तो यह श्रीलंका के द्वारा किया गया था, और यह चक्रवात की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुई थी, और आंध्र प्रदेश उड़ीसा यानी कि बात करते हैं पूर्वी तट जो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश उड़ीसा पूर्वी तटीय क्षेत्रों को मतलब इस चक्रवात से पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था। यहाँ से यहाँ तक श्रीलंका भी हुआ था, ये ध्यान रखना है। श्रीलंका के द्वारा ही नामकरण किया गया था। अब वही बात करते हैं, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। तो 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन जो है महाराष्ट्र में किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र स्थापित किया गया। तो कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र की हम बात करें तो यह भारत में स्थापित किया गया। अब वही बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया की हम बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो सी डोरोगैन 2022, ये जो है भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मिश्रित अभ्यास है। अब वही बात करते हैं चिरू की, तो चिरू में हम बात कर लेते हैं, तो सी से हो जाता है क्या? चाइना, CS से चाइना, आई से क्या हो जाता है? आई से ईरान, सी से चाइना चीन हो गया, CH से आई से ईरान हो गया, और RU से क्या हो गया? रूस, RU से रूस। ये आपको ध्यान रखना है, चिरू रूस हो। चिरू कौन कौन से देश का जो युद्ध अभ्यास है? चाइना और ईरान और रूस। अब बात करते हैं वहीं पासेक्स की, पासेक्स 2022 की भारत और रूस के बीच, इंडिया और रूस के बीच जो है पासेक्स युद्ध अभ्यास होता है। अब वहीं बात करें धर्मगार्जन की, धर्मगार्जन ये होता है भारत और जापान के बीच, इंडिया और जापान के बीच होता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वाड की हम बात करें तो यह कहाँ पे किया जाएगा 2023 का? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और चतुर्थ ये होगा, चतुर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करते हैं तीसरे की, जो किया गया था इससे पहले 2022 का, तो वो कहाँ किया गया था? 2022 यानी कि तीसरा जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था वह जापान में हुआ था। कहाँ पे? जापान में, आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान अगर सिंगापुर को प्राप्त हुआ है तो इसमें भारत के स्थान की हम बात करें तो कौन सा है? 131वां स्थान है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो पहला भारतीय संस्थान IIT मद्रास बना है। अब बात करते हैं हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है?
तो हम बात करते हैं यह जो है शुक्र मिशन से संबंधित है। किसे? शुक्र मिशन से। अगर हम 8वां की हम बात करें तो क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन? मद्रास बना है। अब मद्रास की हम बात करें, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जो है, यानी कि यू ब्रीथ लाइफ जो है आईआईटी रोपड़ के द्वारा जो विकसित किया गया था। अब सीडीएक की हम बात करें तो आईआईटी रुड़की द्वारा जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की सुपर कंप्यूटर स्थापित। ये पूछे तो आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो यह मतलब कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो हम बात करें तो यह किस शहर को दिया गया है? तो शहर की हम बात करते हैं तो ये दिया गया हैदराबाद को, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं कि इसमें बात कर लेते हैं एटॉमिक मिशन की हम बात करती है तो शुक्र मिशन के लॉन्च किया ही गया है। और हाल ही के दिनों में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज किया है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे जो है ऑक्सीजन की खोज किया गया। और इसरो के द्वारा जो है 2024 तक में जो है 2024 तक में हम बात करें तो शुक्र मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है 2024 तक में। और इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 जो है मिशन को लॉन्च करेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन L1 की लॉन्च करेगा। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो यह कौन है? तो यह जो है मीना नैयर। अब बात करते हैं राजेश तलवार की पुस्तक जो बहुत ही फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है राजेश तलवार की पुस्तक है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध सूरी की, तो अनिरुद्ध सूरी की हम बात करते हैं, इसका पुस्तक है द ग्रेट टेक गेम इसकी पुस्तक है। बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 13 मई को मनाया जाता है। कब? 13 मई को। बात करते हैं कि विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हम बात करती है 12 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक बात करें तो घोषित किया गया है कब? तो यह 2021 से 30 तक के लिए घोषित किया गया। अब वही बात करते हैं स्वदेशी भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की हम बात करें तो 2022 से 32 तक घोषित किया गया है। कौन? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32। अब बात करें शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक की हम बात करें 2019 से 28 तक। शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक की हम बात करें 19 से 28 तक। गरबी उल मुनद तो अंतर्राष्ट्रीय दशक की हम बात करते हैं 18 से 27 तक घोषित किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ये आपको ध्यान रखने, किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला रामसर स्थल पूछे तो कौन सा है? तो गोल्डन जो है पहला भारत का रामसर स्थल है जो उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट है उड़ीसा का। अब बात करते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ध्यानचंद पुरस्कार की हम बात करते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान 10, ध्यान 2 10, 2 से ध्यान 2 से 10, ऐसे ही आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में तो 25 लाख दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद यानी कि मेजर ध्यानचंद रत्न में 25 लाख दिए जाते हैं। ये हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करें अर्जुन पुरस्कार की, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिए जाते हैं।
अब वही बात कर लेते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख आपको बता ही दिए हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की हम बात करें लाइफ टाइम के लिए तो इसमें 15 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए 15 लाख दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित के लिए जो नियमित होगा तो उसमें कितना दिया जाता है 10 लाख, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आसपास में जुड़े होते हैं, तो आसपास में जुड़े होते हैं किसी श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए रहते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन बर्डीन, विलियम शाक्ले एवं वाल्टर बर्टेन ने कब किया था? 1948 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन किया था? तो वैज्ञानिक जॉन बर्डीन, विलियम शाक्ले एवं वाल्टर बर्टेन के द्वारा किया गया था। बात करते हैं परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में थोरियम का प्रयोग की हम बात करें तो ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। अब वही बात कर लेते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का। अगर पूछे नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम और बोरॉन का क्षार जो नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अब वही बात करते हैं परमाणु रिएक्टर का आविष्कार कब किया गया? तो 1942 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी, यानी कि फर्मी, आपको इसे भी ध्यान रखना है, शॉर्ट नाम फर्मी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो हम बात कर लेते हैं दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये जो है असत्य है, यानी कि बी नंबर जो हम बात करते हैं असत्य है। बाकी हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दिया है काटती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है, ये भी ध्यान रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियमित रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भी आपस में बदल जाते हैं। उपर्युक्त नियम संबंधित है किससे? तो हम बात करते हैं थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो दाहिने नियम के अनुसार अंगूठा की हम बात करते हैं क्या बताता है? तो इसका जो हम बात करते हैं चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। अब बात करते हैं वहीं की फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार विद्युत धारा की दिशा को तर्जनी अंगुली तथा चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा को बीच वाली अंगुली बताती है, जबकि चुंबकीय बल की दिशा को अंगूठा बताता है, ये खुद ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? 2f और अनंत के बीच अगर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करते हैं वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो अगर अनंत पर वस्तु रहेगी तो वस्तु जो है वास्तविक उल्टा एवं बहुत छोटा बनेगा, अगर 2f1 पर रखी जाएगी तो वस्तु वास्तविक बराबर और उल्टा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यानी 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के सही मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किग्रा होता है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 540 किलो, अब वही बात करते हैं जल के लिए तो इतना हो गया। अगर बर्फ के लिए हम बात करते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा। अब बात करते हैं एक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है, तो एक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता की हम बात करें
तो क्या हो जाएगा, तो यह 90 से 100 डेसिबल होता है। अब वहीं बात करते हैं साधारण बातचीत में, तो 30 से 40 डेसिबल होता है उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न होता है साधारण बातचीत में। अगर जोर जोर से बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं जो जाते हो, कहीं जैसे कि कहीं ऑर्केस्ट्रा होता है, तो वहाँ तो देखने में ज़रूर जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। वहाँ जो अगर हम बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो 100 डेसिबल होती है ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब में, जहाँ खूब रंगीन रंगारंग कार्यक्रम होता है। वहाँ जो हम बात करें 100 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होते हैं। आप बात करें चंद्रमा पर प्लान बेग का मौन होता है, यानी कि यहाँ पे मौन होगा, ठीक है, माना नहीं होगा, तो मौन होगा। कितना होता है, तो इसमें चंद्रमा के लिए हम बात करें 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब पृथ्वी के लिए हम बात करते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर वहीं सूर्य के लिए बात करें तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है, ये होता है सूर्य के लिए प्लान वेग का मान। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड मात्रक है, तो न्यूटन सेकंड मात्रक की हम बात करते हैं किसका मात्रक है, तो न्यूटन सेकंड की हम बात करें तो यह मात्रक संवेग का है। अब वही बात कर लेते हैं कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अब बात करते हैं पराध्वनिक गति की मात्रक मैक होता है, पराध्वनिक गति की मात्रक मैक। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है, तो यह जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है, तो हम बात कर लेते हैं यह जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण की जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखने हैं। चलिए इससे ज़्यादा हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो अम्ल के उदाहरण की हम बात करते कौन सा हाइड्रा नहीं है, तो बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल जो है अम्ल के उदाहरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली सॉल्टपीटर कहलाता है, तो चिली सॉल्टपीटर की हम बात करें तो कौन से यौगिक कहलाता है, सोडियम नाइट्रेट कहलाता है। अब बात करते हैं सोडियम डाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो क्या होता है, Na2S2O3 × 5H2O होता है। सोडियम डाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड की बात करें साधारण नमक को कहा जाता है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। ये साधारण नमक हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रबड़ आसानी से किसमें घुलता है, रबड़ आसानी से जो है किसमें घुलता है, तो हम बात करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में जो है आसानी से घुल जाता है। और रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर का तथा मुलायम बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रबड़ को कठोर बनाएंगे तो सल्फर रस हो गया, रबड़ को अगर यदि सल्फर यानी कि इसे याद रखना है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, रस हो गया। और मुलायम बनाने के लिए कार्बन का रख हो कह सकते हैं या तो कर कह सकते हैं, इसे भी कर से रबड़ कड़ा हो गया, कर से कड़ा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पायरागायराइट किस धातु का अयस्क है, पायरागायराइट की हम बात करें सिल्वर का अयस्क है। बात करें टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयव तत्व है, तो यह उपस्थित अवयव तत्व की बात करें तो यह लेड सीसा पारा लेड सीसा हो जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है, तो कौन सा धातु की हम बात करते हैं अम्लगम जो है नहीं बनाता है, तो हम बात कर लेते हैं यह जो है कौन नहीं बनाता है, तो यह टंगस्टन जो अमलगम नहीं बनाता है। पारा के मिश्र धातु जो है अमलगम कहलाता है। लोहा प्लेटिनम कोबाल्ट निकेल तथा टंगस्टन आदि अमलगम नहीं बनाता। कौन, लोहा प्लेटिनम कोबाल्ट निकेल टंगस्टन आदि जो है अमलगम नहीं बनाता है। बात करते सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि की हम बात करें तो क्या है, तो इसका जो है निर्माण विधि तो ले ब्लॉक प्रक्रम है। ले ब्लॉक प्रक्रम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है।
अब वही बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण विधि संपर्क विधि होता है। स्व से संपर्क, स्व से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण विधि होता है। अब इस्पात की हम बात करें तो इसका जो है बेसेमर प्रक्रिया जो है इस्पात का, यानी कि बेसेमर विधि इस्पात का निर्माण है। और अमोनिया का हम बात करते हैं हबर प्रक्रम जो है, यानी कि हबर प्रक्रम जो है अमोनिया का उत्पादन विधि है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, आपको विकल्प का औसत विकल्प का चयन करना, कार्बनिक यौगिक और क्रियाशील समूह दिया गया है तो इसकी औसत का चयन करना है आपको। अब वही बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 34 का नाइट्रो ये गलत है, यानी कि नाइट्रो का क्रियाशील समूह क्या हो जाता है, तो नाइट्रो का क्रियाशील समूह NO2 होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी एस्टर ये सही है, अमीन सही है और एल्काइल जो है R ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब बात करते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता की हम बात करें तो यह कौन है, तो यह रिचर्ड है। वैद्युत संयुक्ता की खोजकर्ता की बात करें तो कौन है, कोसेल। वैद्युत संयुक्ता की खोजकर्ता कोसेल है। और प्रासरण दाब का नियम जो है बर्कले के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, प्रासरण दाब का नियम बर्कले के द्वारा, और आंशिक दाब का नियम जो है डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बोले हमने, फिर से हम बोलते हैं। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम की बात करते हैं, किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो है रिचर्ड के द्वारा दिया गया। वैद्युत संयुक्ता के खोजकर्ता की बात करते हैं, कोसल के द्वारा दिया गया। प्रासरण दाब का नियम बर्कले द्वारा दिया गया है। और आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है। तो रसोई घर की हम बात करें तो कौन सा कहलाता है, कोशिका का कोशिकाओं, तो ये हरित लवक कहलाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब वही बात करते हैं राइबोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स के बारे में आप सभी को पूरा जानकारी है ही, तो किसके कारण नहीं हो सकती, ये नहीं फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से नहीं फैलता है। बाकी ये सारे जितने भी क्रियाक्रम आप करोगे, सारे ये क्रिया इनसे जो है फैलते हैं। अब बात करें किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है। तो पनीर उद्योग में हम बात करते हैं किस कवकों का उपयोग किया जाता है, तो हम बात करते हैं पेनिसिलिन का किया जाता है। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है, ईस्ट का आपको ध्यान रखने हैं। एगरीकस कवक का उपयोग सब्जी के रूप में होता है, एगरीकस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन विकल्प असत्य है। तो असत्य विकल्प का चयन करने आपको कौन सा है, तो वायु परागन एनेमोफिलस ये सही है। घेंघे का द्वारा परागन मेलोकोफिल ये भी सही है। अब बात करते हैं कीट का द्वारा परागन जूफिलोस नहीं होगा, एंटेमोलॉजी, कीटों का जो परागन होता है एंटेमो होता है। और चमगादड़ द्वारा परागन के चिरोप्टोफिलस होता है, ये सही है। यानी कि इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका हो जाए कीटों का परागन जो है एंटेमो होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है। उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है, तो मार्सेलो मेलपीजी है। लौंग के तेल का मुख्य घटक क्या है, यूरेनॉल जो है लौंग के तेल का मुख्य घटक यूरेनॉल है। अब उत्तक विज्ञान शाखा का नामकरण जो मायर नामक वैज्ञानिक, जबकि उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचट ने किया था। बिचट जो है ये उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचट के द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं उत्तक विज्ञान शाखा का नामकरण सर्वप्रथम मायर के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पौधे में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो यह गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब बात करते हैं श्वसन गुणक को गैनोंग श्वसन मापी द्वारा मापा जाता है, गैनोंग श्वसन मापी द्वारा
मापा जाता है। किसको? श्वसन गुणांक को। पौधे की प्रभावी लंबाई को क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापा जाता है। किसको? पौधे में वृद्धि जो माप होता है क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापा जाता है। समुद्री खीरा किस संघ के जीव होते हैं? समुद्री खीरा की बात करते हैं, इकाइनोडर्मिटा संघ के जीव होते हैं। अब वही बात करते हैं, सभी प्रकार के कीट एवं मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं। सभी प्रकार के जितने भी कीट होते हैं और मकड़ी, ये सारे के सारे जो आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं। और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या होता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट मकड़ी आदि सब संबंधित हैं। अब बात करते हैं न्यूपाइलिया, काइटिन, पाइलिया, हेलिक्स, लाइमेक्स, डोरिया, डेंटोलियन, सीप, मोती, सुक्टिसिपिया, नेटिलिया, ऑक्टोपस आदि संघ जो है मोलस्का संघ के। ऐसे ध्यान रखना है, सीप, मोती, सिपिया, ये सब जो है मोलस्का संघ के जंतु होता है। तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुरकुरमीन, ये सारे के सारे जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अधीन अंतर्गत आते हैं। अब वही बात करें, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? एंटीबॉडी की हम बात करें, एंटीबॉडी जो है ए बी में अनुपस्थित रहता है। इसमें एंटीजन पाया जाता है। क्या? इसमें एंटीबॉडी अगर अनुपस्थित रहता है तो एंटीजन पाया जाएगा। इसमें अगर क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित रहता है वो में, लेकिन एंटीजन जो है उपस्थित नहीं रहता है। इसका ठीक उल्टा होता है, ध्यान में रखना है। बात करते हैं, मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? तो यह हम बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक की हम बात करें तो लियोनार्डो दा विंची है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंची है। अब बात करते हैं विकिरण आनुवंशिक के जनक की बात करते हैं। विकिरण आनुवंशिक के जनक की हम बात करते हैं H.J. मूलर है। और आधुनिक आनुवंशिक का जनक की हम बात करें तो बेटसन है। अब आधुनिक भ्रूण की है, यानी कि आधुनिक भ्रूणी की के जनक की हम बात करें तो कार्ल ई वॉन वेयर है। ये आपको ध्यान रखना है। रेन फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेन फ्रॉन्क ट्रॉफी की हम बात करें तो हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? औसत विकल्प का आपको चयन करना है। तो खो खो में जो सीधा दिख रहा है इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, बाकी सभी में ठीक इसका मिलान किया गया है। अब बात करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने को क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। आरबीआई द्वारा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि के मौद्रिक तरलता में कमी आती है, जबकि CRR में कमी से मुद्रा तरलता में वृद्धि हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष की हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अब बात करते हैं कि वहीं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो कथनों पर विचार करें, यहाँ जो है हम बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली था। तो ये बात करते सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही है। अब बात करते हैं धनवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है, करते थे लेकिन गलत है। यहाँ जनत्रत्मात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, ये सही है। यानी कि इसका आंसर की बात 1, 2, 4 ये नंबर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ में हम बात करते हैं प्रथम विभाजन की द्वितीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध संघ का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिता आयोजन जो है संहिता का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसी समय बौद्ध धर्म में 2 भाग में मतलब विभाजित हुआ था, स्थावर तथा महासौंधिक में विभाजन हो गया था। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संहिता
जो है कालाशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की हम बात करें तो कुल्डन वन कश्मीर में हुआ था। इस समय बौद्ध संघ के महायान एवं हीनयान दो भागों में बट गया था। इस समय कनिष्क का शासन था। किस है? कनिष्क का शासन था। ये आपको ध्यान रख। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत कौन सा था? तो कौन सा था इसमें से 5वां प्रांत? कलिंग था। कौन सा? कलिंग। कौन कौन से 5 प्रांत थे? उत्तरापद था। उत्तरापद की जो था तो राजधानी क्या था? तक्षशिला। दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, प्रासी, पाटलिपुत्र, अवंती, राष्ट्र, उज्जैन था। कलिंग की तोसली था। ये कलिंग वाला बढ़ गया था। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो गुप्तकालीन नहीं है कौन सा मंदिर हम बात करें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुप्तकालीन नहीं है। अब बाकी बात करें विष्णु मंदिर टिगवा, ये गुप्तकालीन है। पार्वती मंदिर, नैना कुठार, ये भी है। दशावतार मंदिर, ये भी है। बात करते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और इसका निर्माण जो बात करते हैं सोलंकी वंशीय राजा भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो कहा जाता है। किसको? मोढेरा के सूर्य मंदिर को। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य विकल्प का चयन करने कथा सरित सागर क्षेमेंद्रन, कथा सरित सागर की बात कर क्षेमेंद्रन के द्वारा लिखा गया ये सही है। बाकी नीति सार की बात करती है गलत है। हर्षचरित के बाणभट्ट होगा, ये गलत है। रामचरितमानस के जो है ये क्या होगा? कथा सरित सागर ठीक है। बाकी हर्षचरित बाणभट्ट, रामचरितमानस तुलसीदास, ये भी जो है सही है। ये 2 ऑप्शन जो है सही है। बाकी इसमें जो है कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य विकल्प ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ क्षेमेंद्र दिया है, लेकिन यहाँ होगा सोमदेव बर्मन होना चाहिए। सोमदेव बर्मन होगा ये नंबर। इसका सही की हम अगर बात करें तो इसका सही रामचरितमानस क्या हो जाएगा? तुलसीदास। इसका आंसर सी सही है। बाकी सभी गलत है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? तो व्यापक जानकारी के स्रोत की हम बात तारीख ए फिरोजशाही है। क्या है? तारीख ए फिरोजशाही। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा निम्न में से किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो मेवाड़ का उल्लेख मिलता है। बाबरनामा में 2 हिंदू राज था, एक विजयनगर था, एक मेवाड़ था। विजयनगर और मेवाड़, ये आपको ध्यान रखना है। 2 हिंदू राज का उल्लेख मिलता है। बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख था जो बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और तथा बहमनी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध की हम बात करें तो 1679 में हुआ था। अब बात करते हैं माझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? तो माझी प्रथा का संबंध की हम बात करें तो यह किस गुरु से था? तो यह जो हम बात करते हैं किसे? गुरु अमरदास से था। माझी प्रथा का प्रचलन तीसरे सिख गुरु अमरदास की द्वारा किया गया था। माझी प्रथा पुरुषों के प्रति क्या था? सिख धर्म के प्रचार के लिए एक सिख धार्मिक प्रशासनिक इकाई थी। सिख धार्मिक प्रशासनिक इकाई थी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो लॉर्ड रीडिंग की हम बात करते तो यह जो संबंधित है 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी जो है यह लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है। अब बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था उस समय किसान सभा गठन के समय। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा को नियुक्ति के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1857 की क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर से नेतृत्व करता कौन थे?
तो कौन थे? तो ये शंकर शाह थे। कौन? शंकर शाह। अब वही बात करते हैं 1857 क्रांति के प्रांतों का जो है जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से कौन था? गुलाब सिंह, जम्मू कश्मीर से। अब बात करें राधा कृष्ण दंड सेना जो था कहाँ से था? उड़ीसा से, गंजाम नामक स्थान से था। अब बात करते हैं राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल था। अब गढ़मंडला जबलपुर से शंकर शाह और रघुनाथ शाह था। शंकर शाह, रघुनाथ शाह। इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है? तो विकल्प का असत्य विकल्प का चयन करना है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका आंसर की बात करती है यह जो है गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और जबकि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन के संस्थापक। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कमेटी, WC बनर्जी बिल्कुल सही। देव समाज के अग्निहोत्री भी सही है। पूना सार्वजनिक सभा के MG रानडे बिल्कुल सही है। इसका आंसर C हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक की हम बात करें तो यह गिरीश चंद्र घोष था। कौन? गिरीश चंद्र घोष। अब उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन था? जुगल किशोर शुक्ल था। और इंडियन मिरर नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर था। और बंग दर्शन के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बात करते हैं नेक्स्ट की, गांधीदास पैक्ट संपन्न हुआ था। गांधीदास पैक्ट की हम बात करें तो यह नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। पूना पैक्ट की बात करें तो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कानपुर संयंत्र केस के किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह जो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत अरावली है। अब बात करते हैं एंडीज रॉकीज हिमालय नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है, जिसमें रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महादेश, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महादेश और हिमालय पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार में अवस्थित है। जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जुकू घाटी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह जो है नागालैंड में स्थित है। सिक्किम में स्थित जो है यानी कि जुकू घाटी की बात करें तो यह सिक्किम नागालैंड में स्थित है। और सिक्किम में स्थित घाटी जो है कौन कौन से है? चुम्बी घाटी और यूथोंग घाटी। चुम्बू घाटी और यूथोंग घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण की हम बात करें तो यह कौन सा नहीं है? तो यह बात करते हैं सोन जो है एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। सोन अध्यारोपित या पूर्वारोपित नदी के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा, चंबल, बनास आदि नदियों को अध्यारोपित नदी के उदाहरण है। अब वही बात करते हैं और भी घाटी की, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है? दून घाटी, जौहर घाटी, फुलों घाटी, सोर घाटी, नेलोंग घाटी। यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड का नेलोंग घाटी और कौन है? दून घाटी और क्या है? फूलों की घाटी। ये सारा ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो ये घाटी हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी? किन्नौर है, पार्वती है, सांगला है, कुल्लू है और पांगी घाटी है, स्पीति घाटी, लाहुल है, कांगड़ा है, चंबा है। ये सारे के सारे जो है हिमाचल का बहुत ही फेमस घाटी है। अब वही बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की आरंभ की हम बात करें तो कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान से हुआ है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की हम बात करें 2015 से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कहाँ से? सूरतगढ़, राजस्थान से किया गया है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण की बात साल है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत 1996 से 97 में हुई थी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की, औसत विकल्प को चुनें। औसत विकल्प को आपको चुनने हैं, तो औसत विकल्प इनमें से कौन सा है, तो यह हम बात करते हैं कि श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी है। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ये गलत है। श्रीशैलम परियोजना की हम बात करें कृष्णा नदी पर स्थित है, किसके, कृष्णा नदी पर। बाकी हम बात करें सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पर, सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर। बिहार परियोजना भी टोंस नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं टिटरी के इनमें से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है, तो किन दो के बीच है, तो बात करते हैं गेहूं और राई के बीच है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं नोआ मंडी लो अयस्क किस क्षेत्र की, अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, तो यह अयस्क क्षेत्र जो हम बात करते हैं झारखंड में स्थित है। अब वही बात करते हैं गुरु माहिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, अमरकोट, चिमराज आदि सब जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का एक ज़्यादा फेमस है कौन सा, गुरु माहिसानी, ये भी पूछे जाते हैं। गुरु माहिसानी जो है किस धातु की अयस्क है, माहिसानी, तो ये लोहा की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया एक बादाम पहाड़ हो गया, बादाम पहाड़, ये भी उड़ीसा में पाए जाते हैं, ज़्यादा फेमस है उड़ीसा का ये दो लोहा है इसका स्थान। अब वही बात करते हैं कि अब बेलाडीला हो जाता है, बस्तर, बिलासपुर, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलापुर, बस्तर जो है ये सब छत्तीसगढ़ में फेमस है। अब उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा, किपाल, ये सारे आपको राजस्थान में पाए जाते हैं। नोआ मंडी, गुआम, पल्लू, सिंदूर, ये सब झारखंड की रोयस्क है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नोआ मंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर, ये सारे जो है झारखंड के। कमलौंग बाघ अभयारण्य अवस्थित है। कमलौंग बाघ अभयारण्य की हम बात करते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब लानोस घास स्थल किस देश में है, तो लानोस का आपको पता ही है, तो लानोस कहाँ में पाया जाता है, तो वेनेजुएला में पाया जाता है। सवाना कंपोस्ट लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जिसमें सवाना पूर्वी अफ्रीका में तथा कंपोस्ट ब्राजील में पाया जाता है। अब बात ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं लावनी किस राज्य का लोक संगीत है, लावनी आपको पता है ये महाराष्ट्र का है। रियोंग किस राज्य की जनजाति है, तो रियोंग की हम बात करें जो किस राज्य की जनजाति है, त्रिपुरा की है। कहाँ की, त्रिपुरा की, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अलंग सोसिया क्या है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन है, अलंग सोसियाई क्या है, तो अलंग सोसिया की हम बात करते हैं जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। अलंग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्वर्तन कारखाना यह गुजरात में अवस्थित है और इसे 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था, 83 में, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन गायन काल है, तो संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन यानी कि गायन काल अवधि होता है, यानी कि समय होता है कितना, तो इसका 65 सेकंड होता है। संपूर्ण राष्ट्रगान जो गाया जाता है 65 सेकंड में, राष्ट्रीय यानी कि इसका बात करें 65 सेकंड में गाया जाता है। अब वही बात राष्ट्रगीत है, अब राष्ट्रगान की अगर बात करें तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा गठन की बात करते हैं जुलाई 1946 में किया गया था। प्रथम बैठक बात करें तो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें कि उदेश प्रताप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, कब, सितंबर 1946 में। बात करते हैं संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया, तो कब दिया गया, तो 93वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। अब 88वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 28वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एक नया अनुच्छेद 268 को शामिल किया गया है, जो कि कर संसूची के अंतर्गत सेवा कर को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं वहीं 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 3 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 338 को जो है यानी कि 338 का को
क्या किया गया था, स्थापित कर अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया। अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया। अगर वहीं पूछे अनुसूचित जाति को, तो 338 के तहत जो है इसे दर्जा दिया गया था। कौन सा संविधान अब हो गया। अब बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन से, बोर्ड मास, इसका ट्रिक है बोर्ड मास जोड़ा गया। तो कौन कौन से भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। अब बात करते हैं लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो यह देगा किसको, राष्ट्रपति को। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया कहाँ से, तो यह ग्रहण किया गया है कहाँ से, आपातकाल जर्मनी से, यानी कि यह जो है आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है, तो कहाँ से, तो यह जो है ग्रहण किया है कहाँ, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया। इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि 1935 से जो है ग्रहण किया गया। अब बात करते हैं आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी से के वाइमर संविधान से लिया गया है। यानी कि क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधी प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में क्रीमी का मापदंड कितना होता है, तो क्रीमी का मापदंड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 लाख तक जो है क्रीमी का मापदंड का बंद किया गया है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, तो किसमें किया है, तो यह अरुण रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के द्वारा जो है यह स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं पी रथीन बनाम भारत संघ 1994 द्वारा क्या किया गया है, तो आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं 1996 की हम बात करें तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के तहत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, जबकि जीवन जीने पर जोर दिया गया। अब वही बात करते हैं 1985 की इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ की, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 19 के 1 में यानी कि वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में डी प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया, यानी कि डी प्रेस स्वतंत्रता को निहित माना गया। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार विद्वान का है, किस विद्वान का है, तो आपको ये बताने हैं, तो किस विद्वान का है, तो ये BN राव का है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो ये अनुच्छेद 70 में मिलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64 में क्या वर्णन मिलता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में वर्णन मिलता है। अब 69 की हम बात करें तो इसमें जो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है वर्णन मिलता है, शपथ। अब बात करते हैं 71 की, तो इसमें उपराष्ट्रपति के चुनावों संबंधी मामले का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति जो प्रदान करता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए, किसमें, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए शक्ति प्रदान करता है, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, तो यह दिल्ली नहीं है, कौन, दिल्ली नहीं है। बाकी जो है कौन कौन से है, तो भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता हरित प्राधिकरण की सहयोगात्मक पीठ है, जबकि मुख्य पीठ अथवा मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे, मुख्य पीठ या मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो किसमें होता है, तो अल्प सूचना प्रश्न में होता है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्यों की बात करें 30 होते हैं। विभागीय अस्थायी समिति का सदस्य 31 सदस्य होते हैं, जिसमें कि लोकसभा से 21 और राज्यसभा से कितना 10 होते हैं, तो 31 हो गया। अब बात करते हैं लोक
सभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है। तो नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। 1955 के बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो बनी समिति के अध्यक्ष की हम बात करते तो यह गोविंद बल्लभ पंत थे। अब बात करते हैं 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 4,500 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 4500 रुपये हो जाएंगे। तो कितने वर्ष में हो जाएंगे? तो यह 2.96/7 वर्ष में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो मिश्रण का में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? तो कितना पानी और मिलाना चाहिए? तो 60 में 2 से हम कर देंगे 3 2 5 12 5 6 60 12 36 हो गया और 12 24। तो कितना हो जाएगा? 36 = 24, यानी कि 12 लीटर और हम मिला देंगे तो यह 1:1 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक व्यक्ति के पास इतना रुपया है, उसने एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से को 10% साधारण ब्याज को उधार दे दिया। 5 वर्षों के बाद वो 6500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर क्या है? तो उधार दी गई राशियों का अंतर 2000 है। अब बात करते हैं कि विषम शब्द को चुनना है। तो विषम शब्द को चुनने हैं तो कौन सा विषम शब्द हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें विषम शब्द की हम बात करें तो ग्राम जो है विषम शब्द है। अब बात करते हैं इसमें तो आपका आंसर की हम बात करें तो पढ़ लीजिए, पढ़ के जो है ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है तो इसका आंसर डी निकल जाएगा। तो दोस्तों आज का शिष्ट आप सभी को कैसा लगा जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। आप वही बात कर लेते हैं कि अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम में ज़रूर जाके जुड़ें, उनमें जो है पीडीएफ के अलावा और कई सारी जानकारियाँ भी दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।